मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा बाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य द्वितीय खंड के छात्रों को भास रचित प्रतिमा नाटक के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसे प्रतिमा नाटक की कथा वस्तु क्या है, इसका जो प्लॉट है, कथा है, वो क्या है। क्योंकि इस वैश्विक महामारी के कारण छात्रों को हित के देखते हुए महामहिम और कुलाधिपति महोदय जी ने तो छात्र हित में यह ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी है। जिससे हमारे छात्रों का समय बर्बाद नहीं हो पाता है। छात्र इसके माध्यम से जानकारियां हासिल कर सकते हैं एवं इसी आधार पर, इस बेस पर परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समाज साहित्य का दर्पण होता है और जो नाटक जो होता है वह भी समाज का दर्पण होता है। ये समाज में घटित घटनाओं, समाज की प्रचलित कथाओं, किंवदंतियों के आधार पर नाटकों की रचना की जाती है। हम यह भी जानते हैं कि नाटक दो प्रकार के होते हैं, सुखांत नाटक एवं दुखांत नाटक, कॉमेडी और ट्रेजेडी। अर्थात यह भासकृत जो प्रतिमा नाटक है वो पूर्णतः सुखांत नाटक। नाटक साहित्य के अध्ययनों पश्चात यह प्रमाणित होता है कि नाटककार भास एक सफल नाटककार है। उन्होंने अपनी सहज एवं सुलभता के कारण समाज में, संस्कृत साहित्य में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे हैं। यह प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित नाटक है। जैसा कि प्रतिमा शब्द सुनो मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ किसी व्यक्ति की प्रतिबिंब या फोटो की चर्चा की गई है, इसलिए इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। भास के अन्य रूपों की अपेक्षा यह बड़ा है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इसका महत्व रामायण की कथा को नाट्य रूप देने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठता है। संभवतः रामायण की कथा को नाट्य रूप देने का प्रथम प्रयास भास नहीं किया था।
क्योंकि नाटककार भास ने और रामायण पर आधारित कोई नाटक ग्रंथों की रचना की है एवं महाभारत पर भी आधारित कुछ रचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के दिव्य विभूति और हिंदू जाति के प्राण सर्वस्व सीताराम के उदार चरित्र इस में चित्रित किए गए हैं तथा इस प्रतिमा नाटक में जो भारतवंश के आदर्श राजा श्री राम है और उनकी जगत जननी भारजा सीता, उन्हीं दोनों के उदात्त चरित्रों की इसमें बड़े ही मनोहर ढंग से नाटककार ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि अभी हाल में चलचित्रों के माध्यम से हमारी सरकार अयोध्या में रामायण का प्रसारण करा रही है, जिसमें हमारे भारत के श्रेष्ठ कलाकार अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस प्रतिमा नाटक में भी भगवान श्री राम और सीता के चरित्र का बड़े ही बखूबी से, बड़े ही सहजता से, उदारता के अनुसार जनता के अनुकूल भावनाओं पर आधारित भास में से नाटक की रचना की है। मूल कथा का यह नाटकीय रूप अत्यंतम है, उदात्त भाव अधिक परिष्कृत हुआ है। इसे प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक का शुरुआत राम के राज्याभिषेक से आरंभ होता है, क्योंकि जनकपुर से विवाहोपरांत अयोध्या में लौटने के पश्चात राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को अपना उत्तराधिकार देने का निर्णय किया है और उसी निर्णय के अनुसार अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। इसका निर्वहन किया गया है क्योंकि अकस्मात यह सूचना मिलती है कि राम का राज्याभिषेक राजा ने रोक दिया है। इस पर जनक नंदिनी सीता जो वल्कल वस्तुओं को देखकर उससे अपना मनोविनोद कर रहे थे, उसी वल्कल वस्त्रों को धारण करने के लिए विवश हो जाती है, क्योंकि अकस्मात राम का राज्याभिषेक रुकने के पश्चात जो राज्य दरबार में मृदंग आदि नगाड़े बज रहे थे, उनका बजना स्वतः बंद करा दिया गया है एवं जो नृत्य आदि हो रहे थे उसे भी स्थगित कर दिया गया है। अर्थात सीता को यह संकोच हो रहा है
कि अकस्मात ये घटनाएं कैसे हो गई कि इन कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। एवं श्री राम जो अभिषेक के लिए बैठे हैं, पूजा के लिए बैठे हैं, उनको पूजा से उठना पड़ता है। यह इसे प्रतिमा नाटक की बहुत ही अद्भुत घटना है। अभिषेक से उठने के पश्चात राम को यह आदेश मिलता है कि तुम्हें वन गमन करना है। इस क्रम में जब भगवान राम को आदेश दिया जाता है कि तुम्हें राजाभिषेक की जगह और वन गमन करना है, तो स्वयं जनक नंदन सीता से मिलते हैं, उसकी सूचना देते हैं। और लक्ष्मण के आग्रह पर लक्ष्मण सीता को लेकर वे तीनों वन के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके वनगमन जाने के पश्चात राजा दशरथ राम के वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं। क्योंकि राम के बिना दशरथ का जीना एक पल भी मुश्किल है। एवं राम दशरथ के आदर्श पुत्र है। इसे विषम परिस्थिति में एक तरफ राम दशरथ के आदर्श पुत्र, दूसरी तरफ दशरथ राम के बिना एक पल जी नहीं सकते। इस विषम परिस्थिति में राम के वन जाने के पश्चात दशरथ की स्थिति बिगड़ती जाती है और उनका प्राणांत होता है। पुनः सुमंत को आदेश दिया जाता है। सुमंत भरत को ननिहाल से केकय देश से लाने के लिए जाते हैं और वहाँ से भरत को लेकर पुनः अयोध्या वापस आते हैं। जब भरत अपनी राज्य के सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जवाकुल बनाए गए हैं, यहाँ पर रघुकुल के दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र इत्यादि की प्रतिमाएं लगी हुई है। उन प्रतिमाओं के साथ ही दशरथ की भी प्रतिमा लगी पाई जाती है। दशरथ के प्रतिमा को देखते ही भरत अचेत अवस्था में आ जाते हैं। उन्होंने जल से शीतलता प्रदान की जाती है और वे होश में आते हैं।
वे आते हैं राजमहल में, कई भरत की सारी कथा सुनाती है, परंतु भ्रातृत्व प्रेम के कारण, आदर्श भ्रातृत्व के कारण भरत इस राज व्यवस्था को स्वीकारना ना कर्तव्य नहीं समझ पाते। वे सुमंत के साथ पुनः राम को लौटाने के लिए अयोध्या से निकल पड़ते हैं। बहुत अन्याय विनय करने के पश्चात तो राम नहीं लौटते हैं, तो भरत उनकी चरणोपादुका को लेकर वापस आते हैं और इस शर्त पर अयोध्या आते हैं कि यदि आप 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या में नहीं आते हैं तो अपना प्राण त्याग लो। भरत अयोध्या में आकर भगवान श्री राम के चरणोपादुका के राज सिंहासन पर रखते हुए राज्य की व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। पांचवें अंक में भगवान श्री राम को विदित होता है उनके पिता दशरथ का देहावसान हो चुका है, तो वे जंगल में ही दशरथ का श्राद्ध करना चाहते हैं और उसी क्रम में मायावी रावण को इस घटना की जानकारी मिलती है। स्वयं वो ऋषि के वेश में जंगल में आप धमकता है और आचार्य के रूप में श्री राम को उपदेशित करता है कि हे राम, इस श्राद्ध कर्म में तुम्हें श्यामल मृग की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम श्यामल मृग का आखेट करो। और राम जो आखेट पर निकलते हैं, उसी क्रम में जगत जननी सीता का वह छल से हरण कर लेता है। इस अंक में रावण के छद्म भेष और अहंकार का वर्णन किया गया है। छठे अंक में सीता को छुड़ाने के लिए जटायु रावण से युद्ध करता है, जो आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जा रहा है। तो माँ सीता अबला है, अनाथ है, वो किसी बलवान पुरुष के मल के लिए पुकारती है। उसकी पुकार को सुनकर जटायु आता है और जटायु रावण से युद्ध करता है और युद्ध के क्रम में वो घायल होकर गिर पड़ता है।
इसी छठे अंक में कैकेयी अपने दोष के लिए भरत से परिहार सुनाती है एवं सातवें अंक में सूचना मिलती है कि रावण को मारकर सीता के प्राप्त कर तपोवन में लौट आए, अर्थात तपोवन में लौट आए, साथ अयोध्या लौटने की तैयारी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे प्रतिमा नाटक में जो 7 अंकों में रचित है, 7 अंकों में नाटक पूर्ण है, उसे नाटक में भास ने जो अपनी नाट्य कला एवं अपनी सूझ का जो परिचय दिया है वो अनंत दुर्लभ है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात हमें भली भांति जानते हैं कि संस्कृत नाटककारों में भास का वही स्थान है जो कवि कालिदास का, तथा भास भी नाट्यकला में निपुण है। भाष्य के नाटक आज भी अभिनय किए जाते हैं और बड़े ही विनोद के साथ दर्शकों को लुभाने का या पसंद करने का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि संस्कृत नाटकों की जो विशेषताएं हैं ये सारी विशेषताएं इस भाष्य की प्रतिमा नाटक में विद्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों में प्रतिमा नाटक एक अनमोल, बहुमूल्य, महत्वपूर्ण नाटक है जो भास के समय से आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। अर्थात इसे प्रतिमा नाटक में जो मूल नाटक है और प्रतिमा नाटक है उसमें थोड़ी सी अंतर और दिखाई पड़ती है, क्योंकि अध्ययनों पश्चात कथाओं में थोड़ा अंतर है। इसे हम अगली कक्षा में यदि इसे प्रतिमा नाटक पर चर्चाएं हुई तो पुनः प्रस्तुत करूँगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।